टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज सुमित्राना। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग पाचन तंत्र के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। और अच्छी बात यह है कि ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा। और इस पहले लेक्चर में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के ओवरव्यू के बारे में समझेंगे। दैट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर है क्या, ये सिस्टम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, भोजन को कैसे पचाया जाएगा, भोजन क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है, मेन कंपोनेंट क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में हम लोग पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, दैट मीन्स एनिमल फिजियोलॉजी में जो ह्यूमन एनाटॉमी है या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बारे में विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, फूड। भाई भोजन क्या होता है ना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमको एक टॉपिक समझना है, फूड। तो फूड क्या है भाई, है ना, फूड क्या है। तो हम कह सकते हैं फूड इज द बेसिक कंपोनेंट या बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि फूड जो होता है, भोजन जो होता है, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी ये बेसिक नीड होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है भाई साहब। ठीक है, बिना फूड के कोई जीवित नहीं रह सकता, कोई भी लिविंग थिंग जीवित नहीं रह सकता। ये बात हमको फूड के अंतर्गत समझ में आती है। अब बात आती है कि फूड में भी जो मेन कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं, है ना। फूड में भी भाई जो मेन कंपोनेंट हमारे हैं, जिसमें हम लोग भोजन के रूप में जो हम ग्रहण करते हैं या हमको जो लेना होता है, उसके बारे में समझना है। तो हेडिंग डाल दीजिए, द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड। तो मुख्य घटक कौन कौन से भोजन के। तो सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया है कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में, बराबर। कार्बोहाइड्रेट, राइट। आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये आपके क्या हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं फूड के रूप में। और ये जितने भी कंपोनेंट हैं, ये सारे के सारे मेन कंपोनेंट आपके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे होते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो मतलब हम कह सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है। लिविंग थिंग्स के लिए मैक्रो मीनिंग होता है बड़ा, लार्ज, और मॉलिक्यूल मतलब अणु। ये ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए बृहद जैविक अणु के रूप में माने जाते हैं। बृहद जैविक अणु, ठीक है, ये बृहद जैविक अणु के रूप में आपके माने जाते हैं कौन, फूड। और फूड में कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, लाइक फैट में लिपिड आता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। अच्छा, इसके अलावा भी भाई साहब कुछ ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो स्टार बना करके लिख लो, इसके अलावा भी या इसके अलावा कम मात्रा में मिनरल्स व विटामिन, जो मिनरल और विटामिन हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, की भी बॉडी को आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तो जरूरी है ही है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन इसके अलावा हमको मिनरल और विटामिन भी
रिक्वायर्ड है, बिना इसके हमारा जीवन नहीं चलेगा। अब बात एक बच्चे क्वेश्चन पुटअप करते हैं 11th-12th में ही, अब तो बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं, है ना, अब बीएससी के छात्र हैं, तो एक क्वेश्चन पुटअप होता है, भोजन क्यों जरूरी होता है हमारे लिए, है ना, भोजन क्यों जरूरी होता है भाई। तो उस बेसिक क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं, छोड़ेंगे कुछ नहीं, है ना। तो भोजन क्यों जरूरी है, क्वेश्चन पुटअप हुआ, आप आंसर देंगे, क्या देंगे। नंबर 1, यह जो भोजन है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, यह एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि भोजन को हम खाते हैं और भोजन से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये क्यों आवश्यक है, तो दूसरे हम कह सकते हैं बॉडी के ग्रोथ में, बॉडी के ग्रोथ के लिए आवश्यक है, बॉडी के ग्रोथ के लिए आवश्यक है। अगर हम सही डाइट नहीं लेंगे, सही भोजन को अपने बॉडी के अंदर उचित मात्रा में नहीं डालेंगे, तो हमारी ग्रोथ के ऊपर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए फूड रिक्वायर्ड है भाई। तीसरा, यह बॉडी की टिश्यू, मतलब ऊतक, या बॉडी की टिश्यू, या बॉडी की या टिश्यू की, ऐसे लिख लो, या बॉडी की या टिश्यू की रिपेयर, अगर मान लीजिए कोई टूट फूट हो जाती है या कोई ओल्ड सेल है तो उसको रिपेयर भी करता है एनर्जी के रूप में, मतलब एनर्जी हमको रिक्वायर्ड रहती है ना, तो भोजन से हम अपने बॉडी को ग्रोथ में लाते हैं, डेट मीन सेल जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। आप देखते हैं अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बच्चा, मोटे हो जाते हैं। तो यह बॉडी की या टिश्यू की रिपेयर के लिए, रिपेयर के लिए आवश्यक होता है या आवश्यक है। अगला पॉइंट, इसके अलावा, अच्छा ये तो बात हो गई, ठीक है, कुछ खास बात लिख लो, इसके अलावा, इसके अलावा बॉडी को, यानी भोजन के अलावा भी कुछ और चीजें हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं क्या, इसके अलावा बॉडी को वाटर की भी अति आवश्यकता, अति आवश्यकता होती है, बहुत बहुत जरूरी है वाटर भी, ठीक है। तो बॉडी के लिए वाटर भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। पानी, आप जानते हैं हमारे बॉडी का अधिकतम भाग क्या होता है, वाटर होता है भाई, वाटर निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा बॉडी के अंदर, राख बचेगी, है ना। इसके अलावा बॉडी को वाटर की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, वाटर करता क्या है, तो वाटर मेनली, वाटर मुख्यतः, या वाटर बहुत सारे, वाटर मैनी, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए आवश्यक होता है। तो जो पानी होता है ये हमारे शरीर में होने वाली डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचयिक क्रियाओं के लिए भी क्या होता है बेटा, आवश्यक होता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, यदि, यदि वाटर की, यदि वाटर की कमी हो जाए, कमी हो जाए, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को हिंदी में कहते हैं निर्जलीकरण, यानी पानी की कमी, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है। क्या क्या बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, ये मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी आपको बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन, फैट, राइट, फैट, और क्या रिक्वायर्ड है,
विटामिन आपकी रिक्वायर्ड है, और मिनरल्स और वाटर, जल, पानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर ये चीजें कुछ दिनों तक आपको ना मिले तो आप पानी से काम चला सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि आप जानते हैं कि पानी क्या है कि आप पानी पी करके क्या कर सकते हैं, काफी दिनों तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, काफी दिनों तक क्या रह सकते हैं बच्चा, जीवित रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बराबर। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी क्या, भोजन की। अच्छा, कुछ और खास बात है यहाँ पर, खास बातें कुछ ज्यादा ही है, वो लिख लो। जैसे लिखो, जिस फॉर्म में यानी जिस रूप में हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जिस रूप में हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उस रूप में वह एब्जॉर्ब, यानी कि जैसे हम लोग, आप जानते हैं कि भाई हम फूड खा रहे हैं, फूड में आप पिज्जा ले रहे हो, बर्गर ले रहे हो, चाउमीन ले रहे हो, है ना, मोमोज ले रहे हो। अरे भाई साहब, इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आप रोटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, घी शक्कर ये सब चीजें खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो। तो इन चीजों को या उस चीज में वो जो आप खा रहे हैं उस लेवल पर आप क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे उस लेवल पर, यानी जैसा वो है वैसा हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, उसको माउथ के अंदर तोड़ते हैं, फिर स्टमक में तोड़ते हैं, फिर इंटेस्टाइन में तोड़ते हैं, फिर कहीं जाकर के वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आता है। तो जिस रूप में हम फूड को ग्रहण करते हैं उस रूप में वह एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो फिर इसलिए इसलिए भोजन को यानी फूड को सिंपल फॉर्म में फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करना आवश्यक होता है, सिंपल फॉर्म में चेंज करना आवश्यक होता है। अब सिंपल फॉर्म में कैसे चेंज किया जाएगा, तो इसके लिए पूरी मशीनरी हमारे बॉडी के अंदर है। माउथ से लेकर के स्टमक तक, इंटेस्टाइन तक पूरा एक मैसेंजर पाया जा रहा है, एक मशीनरी पाई जा रही है एनस तक, है ना। तो ये जो फॉर्म है ये कैसे चेंज किया जाता है इसके बारे में समझेंगे। एक और पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखें, भोजन को या भोजन के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भोजन के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज करना, ताकि हम क्यों चेंज करते हैं, ताकि वह मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो सकें ही डाइजेशन, पाचन, ठीक है, डाइजेशन पाचन कहलाता है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि जो फूड है वो फूड किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। भाई कॉम्प्लेक्स होता है, बिल्कुल डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स होता है। जो फूड है वो कैसे बना, सबसे पहले हम खेत में क्या करते हैं, बीज बोते हैं गेहूं के, गेहूं पैदा होता है, फिर गेहूं की कटाई होती है, फिर उसकी छटाई होती है, फिर उसको हम साफ करते हैं, फिर गेहूं को साफ करने के बाद हम कहाँ भेजते हैं, चक्की पे, चक्की में वो पीसा जाता है आटे के रूप में। आटे को क्या किया जाता है, फिर गूंदते हैं, है ना, फिर उसको गूंदने के बाद में रोटी बना करके सेकते हैं, और सेकने के बाद आप चबाते हैं उस रोटी को बाइट के फॉर्म में। एक एक रोटी नहीं खा जाते, बाइट के फॉर्म में चबाते हैं। चबाने के बाद में देखिए, पहले माउथ में चबाया, फिर उसको हमने माउथ से स्वैलो किया, ठीक है, निगला अंदर की तरफ, इसोफेगस से होते हुए हमारे कहां पहुंचा, स्टमक में पहुंचा। स्टमक में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप का एसिड पाया जा रहा है। उससे क्या किया जा रहा है, एक ही टाइप का HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एक्टिव फॉर्म में एडल्ट में।
वहां पर इसको क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है और छोटा किया जाता है। अभी भी ये छोटा नहीं हुआ, फिर इसको क्या किया जाता है, इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की डिओडेनम पार्ट में, वहां भी डाइजेशन होता है। तो आप देख रहे भाई, भोजन को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से, इतना बड़ा भोजन था पहले भोजन को बनाने का तरीका, फिर हमने उसको पकाया, फिर खाया, और तब जाकर के कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको सिंपल मॉलिक्यूल में, इसमें सिंपल मॉलिक्यूल में क्या हो सके बच्चा, चेंज हो सके, सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज हो सके। क्यों? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स को, इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को हम आसानी से क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में फूड को तोड़ना, इसको फूड को चेंज करना, यही हमारा डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। और ये डाइजेशन होता कैसे उसको समझना है। तो ये डाइजेशन हमारा मेनली एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड की सहायता से कंप्लीट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम देखें, स्पेशली इसको देखें बच्चा, डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो भाग पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने भाग पाए जा रहे हैं, दो भाग पाए जा रहे हैं। एक तो आपका यहां पर जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा जो यहां पर भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम में दूसरा पोर्शन कौन सा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड का होता है। किसका होता है बच्चा, डाइजेस्टिव ग्लैंड का होता है। अब यहां पर एक खास बात समझिए, एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड आपस में मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करती हैं, बनाती हैं। समझ रहे हैं बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड आपस में मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं, या इनके द्वारा पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाया जाता है और इसके अंदर फूड का डाइजेशन होता है। तो कैसे होता है भाई, तो पहली बात तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है ना। तो अभी हम इसके बारे में देखिए, आगे हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में बच्चों यहां पर। तो देखिए ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, सो इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, बराबर। दूसरी बात क्या है कि ये कहां से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है और एनस पे खत्म होती है। माउथ टू एनस, मुख से शुरू होकर के एनस पे जाकर के क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल फिनिश होता है। ठीक है, और ये कितने मीटर लंबी होती है, तो 6 to 9 मीटर लॉन्ग होती है। दैट मीन्स 30 फीट, यानी 30 फीट की ये करीबन होती है, 6 से 9 मीटर तक लंबी होती है। और इसका ओरिजिन किससे हुआ है, तो इसका ओरिजिन एक्टोडर्म लेयर से हुआ है। तो एलिमेंट्री कैनाल की कुछ खास बातें हैं। तो मैंने यहां पर बताया कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस, माउथ से लेकर के एनस पर खत्म होती है। तो देखिए भैया, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पोर्शन पाए जाते हैं, तो यहां पर पहला तो भाग होता है माउथ। क्या होता है, माउथ। दूसरा भाग यहां पर आपका फेरिंग्स का होता है, लेकिन फेरिंग्स को डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई लेना देना नहीं है, बट हम लोग यहां पर फेरिंग्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहला भाग हो गया माउथ, दूसरा भाग हो गया बक्कल कैविटी। क्या हो गया, बक्कल कैविटी। तीसरा भाग हो गया यहां पर फेरिंग्स ग्रसनी जिसको कहते हैं। ये फेरिंग जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पोर्शन नहीं है, बट हम इसको यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, आगे पढ़ेंगे फेरिंग्स क्या है। इसका स्पेशली जो डिटेल्ड है वो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे चल करके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग जनरल व्यू देख लेंगे फेरिंग्स क्या है, राइट। तो माउथ हो गया, बक्कल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स के बाद में आपका आता है इसोफेगस। इसको हिंदी में कहते हैं ग्रास नाल, इसका दूसरा नाम है फूड पाइप। क्या नाम है, फूड पाइप। और एक आपका पाया जाता है, और एक आपका है स्टमक। क्या है,
स्टमक, इसको हिंदी में कहते हैं आमाशय। क्या है? स्टमक। स्टमक के बाद में आपका यहां पर पाया जाता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। अब अगर इंटेस्टाइन की बात करें बच्चों, इसकी बात करें बच्चा, इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन जो है ये दो भागों में डिवाइड रहती है। इंटेस्टाइन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकेंड क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, पहला है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन के बाद में एक और भाग यहां पर होता है लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एनस। ठीक है, गुदा द्वार, क्या बोलते हैं? एनस। अब यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ खास बातें हैं भाई। क्या खास बातें? इसको समझ लो। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगेन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला भाग है यहां पर डुओडिनम। कौन सा भाग है? डुओडिनम। दूसरा भाग है जेजुनम और तीसरा भाग है इलियम। अभी डायग्राम में हम लोग देखेंगे डुओडिनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें भी आपके कितने भाग हैं? तीन भाग है। पहला है सीकम। पहला कौन सा है? सीकम। दूसरा है कोलन और तीसरा है रेक्टम। रेक्टम जो होता है ये आगे चल करके एनस के रूप में ओपन हो जाता है और ये बॉडी के बाहर खुल जाता है। ठीक है, तो जो भी हम फूड लेते हैं वो कहां से लेते हैं? माउथ से लेते हैं। और फूड को डाइजेस्ट करने के बाद, इसको हम लोग एनस के द्वारा एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो जो यूजफुल मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं? एनस पोर्शन के द्वारा बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बच्चों, राइट। ये हमारा एक ओवरव्यू है एलिमेंट्री कैनाल का। अच्छा, यहां पर हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड छुटी हुई है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी है भाई? तो पहली तो डाइजेस्टिव ग्लैंड आपको यहां पर पढ़नी है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड्स, राइट, जो कि हमारे माउथ में पाई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो फूड डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट हो सकता है। जब डाइजेशन वाला पोर्शन देखेंगे तब पढ़ेंगे। अभी ये पोर्शन समझना है, लाइक एलिमेंट्री कैनाल को देखना है, तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में चर्चा करेंगे, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे, फिर मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन देखेंगे आगे चल करके कि डाइजेशन कैसे सॉरी होता है। तो पहला है आपका सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड आपकी सहायता करती है उसका नाम है पेनक्रियाज। क्या नाम है? पेनक्रियाज। और तीसरी है लीवर, लीवर को भी पढ़ना है। और यहां पर एक और जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। लीवर में ही जो है ना गॉल ब्लैडर अटैच रहता है, जिसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं। गॉल ब्लैडर, पित्ताशय की पथरी है ना, स्टोन के बारे में आपने काफी सुना होगा कि ब्लैडर के अंदर क्या होता है, स्टोन बन जाती है और फिर ब्लैडर को निकाल दिया जाता है, जिससे डाइजेशन खराब हो जाता है। तो हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहें। ठीक है, मेरा यही कहना है। अच्छा डाइट प्लान करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए। ठीक है, मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, गलत संगत में ना पड़े, है ना भाई। अगर आप गलत संगत में पढ़ रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप गुटखा खा रहे हैं, तो उससे आपके बॉडी को ही नुकसान होगा। ठीक है, जो चीज खाने योग्य है उनको खाएं। ड्रिंक में आप कोल्ड ड्रिंक कभी कभी लें, ठीक है, बियर वगैरह आप छुए भी नहीं। जो सेवन करते हैं उनका हाल बहुत बुरा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। नशा मुक्त भारत के रूप में हम इसको देखना चाहते हैं, नशा मुक्त रहें। ठीक है, गलत संगत में ना पड़े और सेहत पे विशेष ध्यान दें। गर्लफ्रेंड जाती है तो जाने दो, बॉयफ्रेंड मरता है तो मरने दो, लेकिन उसके वियोग में आकर के आप गलत संगत में ना पड़े, ये वाला। ठीक है, खासकर ये अक्षय कुमार कहता है हीरोगिरी इसमें नहीं, तो इसमें नहीं पड़ना है आप। ठीक है, और बॉडी है आपकी, आप ही इसका ख्याल रखेंगे और कोई नहीं रख सकता। मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें पढ़ाऊंगा, इसके साथ साथ मैं डिजीज वाले पोर्शन को भी यहाँ पर लेकर के चलूंगा, क्योंकि मैंने बताया अपन लोग अब डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो टोटली डिटेल। अभी आप ये समझ लीजिए कि आपके सामने 11th 12th अगेन आने वाला है, पर वो 11th 12th आपने बचपने में पढ़ा था। अभी ये 11th 12th आप एडल्ट होकर के, मैच्योर होकर के,
डिटेल में पढ़ने वाले बीएससी के अंदर, ठीक है। और भी जो रिलेटेड चीजें रहेंगी वो मैं यहाँ पर कवर कराता रहूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे माउथ और फिर बक्कल कैविटी, ठीक है। तो जो पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मैंने बता दिया कि माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, है ना, एनस, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके हर एक ऑर्गन के बारे में, हर एक एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके अच्छे से पढ़ाई करिए। आप कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज भी जाइए, अगर आप अलग से कहीं कोचिंग भी कर रहे हैं तो वो भी करिए, और हमारी भी क्लासेस को साइड से करते रहिए। मैं वादा करता हूं आपको निराशा नहीं होगी, और आप जहां पढ़ रहे होंगे ना वहां से बेटर और उनसे अच्छा आप यहां भी पढ़ पाएंगे। मीन्स आप वहां तो पढ़ते रहिए, आप वहां पर अपना सिलेबस कवर करते रहिए, और यहां पर आप नॉलेज को इंक्रीज करिए। तो इसी के साथ बच्चों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।